सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण किए जा रहे ई कंटेंट निर्माण में मैं डॉक्टर सचिन गोयल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना से आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है आयकर, एक संक्षिप्त पुनरावलोकन, इनकम टैक्स अ ब्रीफ रिव्यू। आयकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बीकॉम तृतीय वर्ष में मेजर प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में चलता है, जिसका हम एक संक्षिप्त वर्णन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं शैक्षणिक अधिगम अर्थात लर्निंग आउटकम्स की, कि इससे हम इस टॉपिक से क्या क्या सीख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आयकर का आशय और परिभाषाओं को समझ पाएंगे। इसी प्रकार आय के विभिन्न शीर्षक जो होते हैं, जिनको अभी हम आगे चल के समझेंगे, वो क्लियर हो सकेंगे। आयकर अंतर्गत जो कर प्रणाली होती है, दो तरह की कर प्रणालियां हैं, जिसको एक एक करके हम समझेंगे। और आयकर के अंतर्गत मिलने वाली जो भी कटौतियां हैं 80C से लेकर 80U तक की, उसको भी हम समझ सकेंगे। सबसे पहले बात आती है कर है क्या, व्हाट इज टैक्स। तो बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कर एक अनिवार्य अंशदान होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अंतिम रूप से उसी व्यक्ति को भुगतान करना होता है, चाहे उसके बदले में उसे सेवाएं या वस्तु प्राप्त हो या ना हो। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कर करदाता द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा अनिवार्य अंशदान है जो सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को दूर करने के लिए लगाया जाता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कर इसलिए लगाया जाता है ताकि सरकार को, प्रशासन को और देश को और राज्यों को चलाने के लिए मुद्रा की प्राप्ति हो सके। हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम बात करें कि कर कौन लगाता है, तो मुख्य रूप से कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुछ कर ऐसे होते हैं जो स्थानीय सरकारों द्वारा भी लगाए जाते हैं। अब बात सामने आती है कि कौन से कर केंद्र सरकार, कौन से राज्य सरकार और कौन से स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या महापालिकाएं वगैरह जो होती हैं लगाती हैं। तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो आयकर या धन कर वगैरह हैं, ये केंद्र सरकार लगाती है। इसी प्रकार राज्य और स्थानीय सरकारें भी कर लगाती हैं। तो अब बात आती है कर के प्रकार की, अर्थात टाइप्स ऑफ टैक्स। कर प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। मतलब कर के प्रकार की अगर हम बात करें तो दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए हैं ग्लैडस्टोन, उन्होंने कहा है कि दोनों ही कर महत्वपूर्ण हैं और एक बुद्धिमान वित्त मंत्री किसी देश का अगर है तो उसे दोनों करों का दो सुंदर बहनों की तरह आदर करना चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की। हम कैसे पहचानें कि कोई भी कर प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर? तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल ही सरल इसका कॉन्सेप्ट है। हमको दो शब्द सबसे पहले समझने हैं, एक होता है कर का दबाव और दूसरा होता है कर का भार। आप बिल्कुल सरल भाषा में ध्यान कर लें कि जब कर का दबाव और कर का भार दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसी से उस कर की अगर वसूली की जा रही है तो वो प्रत्यक्ष कर होगा। और आयकर
और धन कर, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर के बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर गैर हस्तांतरणीय कर है। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर इसका दूसरा पार्ट हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हमने डायरेक्ट टैक्स की बात किया था, कर का दबाव और कर का भार एक ही व्यक्ति पर रहता है। इसके ठीक विपरीत अप्रत्यक्ष कर की हम कैसे पहचान करेंगे? अप्रत्यक्ष कर में कर का दबाव और कर का भार दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर रहेगा, अर्थात कर किसी पर लगाया जाएगा लेकिन अंतिम रूप से कोई दूसरा भुगतान करेगा। हम एग्जाम्पल के रूप में माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी, जो इस समय सबसे ज़्यादा चलन में माना गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे? सरकार किसके ऊपर दबाव डाल रही है? व्यापारी के ऊपर, और अंतिम रूप से वो टैक्स का भुगतान कौन कर रहा है? कस्टमर। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जिस कर में कर का दबाव और कर का भार एक ही व्यक्ति पर रहे वो प्रत्यक्ष कर, और जिसमें कर का भार और कर का दबाव अलग अलग व्यक्तियों पर रहे वो अप्रत्यक्ष कर। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, आयकर, इनकम टैक्स। आयकर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक वार्षिक कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया कर है। आयकर प्रत्येक वर्ष की करदाता की कुल कमाई गई आय पर वर्ष भर में जितना भी वो कमा रहा है उस पर लगाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कर योग्य आय जितनी भी किसी करदाता की है उसमें से कर मुक्त सीमा को घटाकर जितनी भी आय बचेगी उस पर नियमानुसार आयकर लगाया जाएगा। अब बात आती है करदाता कौन हो सकते हैं? हु कैन बी अ टैक्स पेयर? तो एक सामान्य व्यक्ति करदाता हो सकता है, आप, हम, कोई भी साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको कहेंगे HUF, कोई कंपनी, व्यक्तियों का समुदाय, सहकारी समितियां, ट्रस्ट, और यहां तक कि कृत्रिम व्यक्ति अर्थात विश्वविद्यालय हो सकते हैं, यहां तक कि कोई मूर्ति भी होगी उसके ऊपर भी आयकर की गणना की जाती है। अब हम अगर संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो आयकर अधिनियम भारत में पहली बार सन 1961 में बनाया गया और 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। वर्तमान में इस आयकर को का जो अधिनियम है वो संपूर्ण भारत में लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 23 अध्याय, 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। अब कुछ इसकी शब्दावली हैं जो आयकर का अध्ययन करने के दौरान आपके काम आएंगी। उसमें से एक है कर निर्धारण वर्ष अर्थात असेसमेंट ईयर। तो आप इस तरह समझ लीजिए कि कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कोई भी करदाता जिस वर्ष आय कमाता है उसके अगले वर्ष में उस आय पर कर चुकाता है, तो वो अगला वर्ष जो है वो कर निर्धारण वर्ष कहलाएगा। इसी प्रकार एक शब्दावली मिलेगी गत वर्ष अर्थात प्रीवियस ईयर। तो गत वर्ष से आशय कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से है। और सरल शब्दों में अगर कहें तो आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं कि आय वास्तव में जिस वर्ष में कमाई गई है वो गत वर्ष होगा और जिस वर्ष उस पर कर चुकाया जाएगा वो कर निर्धारण वर्ष होगा। सरल शब्दों में अगर आप ध्यान रखना चाहें तो आप इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि आय जिस महीने में कमाई जाए उसका अगला अप्रैल जो आएगा वहां से
आपका कर निर्धारण वर्ष माना जाएगा। और आय जिस महीने में कमाई गई है उसका जो पिछला अप्रैल होगा वो आपका गत वर्ष होगा। अर्थात मान लीजिए आपकी आय जुलाई 2024 की है, तो अगला अप्रैल कब आएगा? अप्रैल 2025 में आएगा। इसका मतलब कर निर्धारण वर्ष आपका 2025-26 होगा। और गत वर्ष की अगर बात करें तो जुलाई 2024 के लिए पिछला अप्रैल कब होगा? पिछला अप्रैल होगा अप्रैल 2024, इसलिए गत वर्ष होगा 2024-25। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, निवास स्थान, रेजिडेंशियल स्टेटस। आयकर के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति की निवासीय स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। एक करदाता अपनी आय भारत में अथवा विदेश में अथवा दोनों स्थानों पर कमा सकता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, किंतु नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदल सकती है। तो ध्यान रखना है कि निवासीय स्थिति और नागरिकता अलग अलग चीजें हैं। अब बात आती है हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई व्यक्ति साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है। निवासी के 3 प्रकार हुए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है 2 आधार शर्तें और 2 अतिरिक्त शर्तें। मैं सबसे पहले आधार शर्तों की बात करूंगा। तो पहली आधार शर्त होती है व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहा हो। और दूसरी आधारभूत शर्त है व्यक्ति गत वर्ष के ठीक पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम कुल मिलाकर 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। इसी प्रकार अतिरिक्त शर्तों की अगर बात करें, एडिशनल कंडीशन, तो व्यक्ति गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। यह पहली अतिरिक्त शर्त हुई। और दूसरी अतिरिक्त शर्त है व्यक्ति गत वर्ष के ठीक पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये बात तो हुई आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्त की। अब अगर बात आए कि हम कैसे तय करेंगे कि कोई व्यक्ति साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है कि अनिवासी है, तो बहुत ही सिंपल इसका तरीका रहेगा। अगर कोई व्यक्ति दोनों आधारभूत शर्तों में से एक भी आधारभूत शर्त पूरी कर रहा है और उसके साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर रहा है, तो वो साधारण निवासी माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दोनों आधारभूत शर्तों में से कम एक आधारभूत शर्त पूरी कर रहा है किंतु अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं कर रहा है, तो वह असाधारण निवासी होगा। और जब कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों को ही पूरा ना करे तो वो व्यक्ति अनिवासी होगा। अब हम बात करते हैं सकल कुल आय की। यह भी शब्दावली है, ग्रास टोटल इनकम। सकल कुल आय से आशय विभिन्न साधनों के कर योग्य आय से होता है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 5 तरीके से आय कमा सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनका भी हम आगे डिटेल करेंगे। इन 5 तरह की आय के कुल योग को हम ग्रास टोटल इनकम कहेंगे। अब हम उन्हीं 5 जो आय के स्रोत हैं एक एक करके उसमें आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी की, वेतन से आय। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कुल जितना पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो वेतन होगा। अब वो वेतन नगद में भी हो सकता है, वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है और सेवाओं के रूप में भी हो सकता है। सबसे पहले हम सकल वेतन की अर्थात ग्रॉस सैलरी की गणना करते हैं। और ग्रॉस सैलरी में कौन सी मदें ली जाती हैं? बोनस,
कमीशन, पेंशन, अनुलाभ, भत्ते। यहां पर विशेष रूप से मैं बात करना चाहूंगा अनुलाभ और भत्तों की, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा बच्चों को होता है। अनुलाभ और भत्तों में अंतर क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि नियोक्ता द्वारा मुद्रा के रूप में जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो भत्ते कहलाएंगे, और जो वस्तु या सेवाओं के रूप में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वो अनुलाभ कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा प्रमाणित भविष्य निधि में 12% से ज़्यादा अंशदान किया गया है तो उसको भी ग्रॉस सैलरी में लिया जाएगा। प्रमाणित भविष्य निधि पर अगर 9.5% से ज़्यादा की ब्याज प्राप्त हो रही है तो उसे लिया जाएगा। अर्जित अवकाश का नकदीकरण, ग्रेच्युटी और छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति, इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण मदें हैं जिनको लेकर उनका योग लगाने पर आपको सर्वप्रथम ग्रॉस सैलरी की प्राप्ति होगी, सकल वेतन की। इसके पश्चात हम कर योग्य वेतन ज्ञात करेंगे। कर योग्य वेतन के लिए आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की कटौतियां घटानी पड़ेंगी। इसमें ध्यान आपको रखना है कि 3 तरह की कटौतियां होंगी। पहली होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो किसी भी कर्मचारी को 50,000 रुपये तक की प्राप्त होती है, जो नए नियम के अनुसार यह रकम 75,000 रुपये तक हो चुकी है। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी छूट प्राप्त होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये छूट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होगी। और एक तीसरी छूट है प्रोफेशनल टैक्स, जिसको हम नियोजन कर भी कहते हैं। यह अधिकतम 2,500 रुपये तक की प्राप्त होती है। इन तीनों कटौतियों का योग करके और जब हम ग्रॉस सैलरी में से घटा देते हैं तो जो ये रकम प्राप्त होती है यही आपकी टैक्सेबल सैलरी होगी। अब आय के हम दूसरे स्रोत की बात करें तो आय का दूसरा स्रोत है मकान संपत्ति से आय, अर्थात इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसकी महत्वपूर्ण जो शब्दावली या शर्त हम कहें तो ध्यान रखना है कि जो करदाता है वो सबसे पहले मकान का मालिक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही वह मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, और वो या तो स्वयं रह रहा हो या किराए से दिया हुआ हो। इसमें सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करनी पड़ेगी, और इसका बिल्कुल एक सरल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान कर लीजिए कि नगर पालिका मूल्य और उचित किराया, इन दोनों में से सबसे अधिक मूल्य को आप ले लीजिए। उसके पश्चात जो यहां से अधिक मूल्य निकले और मानक किराया, इन दोनों में से कम रकम को आप ले लीजिए। इसके बाद जो ये कम रकम निकल के आएगी और वास्तविक किराया, इन दोनों में से जो ज़्यादा रकम होगी वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद अब आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है। एनुअल वैल्यू के लिए आपको 2 कटौतियां घटानी है। ये देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। इसमें से आप सबसे पहले नगर पालिका कर घटाएंगे, और नगर पालिका कर घटाने के लिए ध्यान रखना है कि ये नगर पालिका कर पेड बाय ऑनर होना चाहिए, अर्थात मकान मालिक द्वारा चुकाया गया होना चाहिए। और इसके साथ साथ अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब अप्राप्त किराया, यदि अप्राप्त किराया है तो उसकी भी कटौती होगी, लेकिन यह अप्राप्त किराया नियमानुसार होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अब एनुअल वैल्यू आने के बाद आपको 2 कटौतियां और घटानी है। एक घटाना है ये जो एनुअल वैल्यू होगी इसका 30% एक मुश्त, और उसके बाद यदि आपने मकान खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए अगर ऋण लिया है तो उस पर ब्याज की गणना, अर्थात ब्याज घटाई जाएगी। और यह रकम कितनी होगी? तो अगर ऋण 31/3/99 के पहले का है तो अधिकतम राशि 30,000 रुपये,
और 31/3/99 के बाद का अगर ऋण है तो अधिकतम राशि 2 लाख रुपए। ऐसा घटाने पर जो रकम आपको प्राप्त होगी वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब हम आय के तीसरे स्रोत व्यापार एवं पेशे से आय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, किसी भी व्यक्ति की आय के 5 स्रोत होते हैं। उसमें से इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या बताया मैंने कि किसी भी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में अपने नियोक्ता से जो कुल पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसमें से विभिन्न प्रकार की कटौतियों को घटाने के बाद जो रकम बचती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी होती है। इसी प्रकार दूसरा मैंने बताया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में मुख्य बात क्या होगी, करदाता मकान का स्वामी होना चाहिए और उस मकान का यूज या तो स्वयं के रहने के लिए हो रहा हो या फिर किराए से उठा हुआ हो। किंतु ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि वो किसी भी स्थिति में अगर व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे हेड की, व्यापार एवं पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें 2 शब्द आए हैं, एक शब्द है बिजनेस और दूसरा शब्द है प्रोफेशन। सबसे पहले इसे ही क्लियर करने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस, व्यापार। तो ध्यान रखना है कि व्यापार से आशय किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना अथवा निर्माण करना होता है। मतलब महत्वपूर्ण बात क्या हुई, यदि हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं या उसका निर्माण कर रहे हैं और उससे हम लाभ कमा रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है। अब हम बात करेंगे पेशे की। तो आप इस तरह ध्यान कर लीजिए कि पेशा मतलब जहां पर मस्तिष्क और शारीरिक योग्यता दोनों की आवश्यकता हो, मतलब जहां पर हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए लाभ प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि अध्ययन और प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, वह पेशा कहलाएगा। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट। इस तरह के जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं उनकी जो आय होती है वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आएगी, जबकि व्यापारी लोग जो कमा रहे हैं उनकी जो आय है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। इस शीर्षक में कौन कौन सी आय शामिल होती हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में, तो ये ध्यान रखिएगा, आयगत लाभ, सट्टे के व्यापार से आय। यहां पर सट्टे के व्यापार का आय का मतलब है कि जो मतलब हम इसका तात्पर्य यह होगा कि हमने उसको खरीदा और बेचा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो 2 तरह का व्यापार होता है, एक सट्टा व्यापार और एक गैर सट्टा व्यापार। इसी प्रकार व्यापारिक संघों की आय, आयात लाइसेंस की बिक्री पर लाभ, सीमा शुल्क की वापसी, इन सभी आयों को इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल किया जाएगा। और व्यापार अथवा पेशे की आय कैसे प्राप्त होगी, तो सकल प्राप्तियां मतलब ग्रॉस रिसिप्ट या उसी को ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं आप, माइनस स्वीकृत व्यय। अब बात आती है स्वीकृत व्यय क्या है, तो एक्सपेंसेस अलाउड। स्वीकृत व्ययों का विवरण धारा 30 से धारा 37 तक में दिया गया है। बात होती है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की गणना कैसे की जाए। तो आप इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की अगर बात करें तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, इनकम अलाउड माइनस एक्सपेंसेस अलाउड। ऐसा करने से जो प्राप्त होगा वो आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहलाएगा। मतलब आपको केवल स्वीकृत आय और स्वीकृत व्यय इनको लेना है, जबकि
इनकम फ्रॉम बिजनेस में स्वीकृत आय और व्यय तो लेंगे ही, अस्वीकृत आय और व्ययों को भी लिया जाएगा। इसके बाद आय का चौथा स्रोत होता है पूंजी लाभ अर्थात कैपिटल गेन। सबसे पहले हम इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल गेन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह आय का चौथा स्रोत है। इसमें कौन सी आय आएंगी? तो जैसे कोई व्यक्ति कर्मचारी और नियोक्ता के रूप में कार्य करते हुए कमा रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आया। किराए पर मकान दिया हुआ है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आया। अगर कोई वो व्यापार या पेशे के रूप में कमा रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में आया। कैपिटल गेन में ध्यान रखना है कि गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। इसका मतलब हुआ, हस्तांतरण का मतलब यहां पर विक्रय से हुआ। तो ध्यान क्या रखना है, कोई भी पूंजी संपत्ति, उसको यदि आप गत वर्ष में बेच रहे हैं तो उसके बेचने से जितना लाभ होगा वो आपके पूंजी लाभ में आएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि पूंजी संपत्ति हम किसे माने? पूंजी संपत्ति मतलब कैपिटल एसेट। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी संपत्ति जो चाहे व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो या नहीं, पूंजी संपत्ति कहलाती है। बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट होगा कि व्यापार और पेशे से वो संबंधित है या नहीं। अगर वो पूंजी संपत्ति है तो वो पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। तो बात आती है इसमें किसको शामिल नहीं करेंगे, किसको पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा? तो व्यापार अथवा पेशे में माल का रहतिया मतलब स्टॉक, व्यापार में स्टॉक के रूप में जो रखा जाता है वो पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। व्यक्तिगत प्रयोग की जो आपकी संपत्ति है, जो आप अपने लिए यूज करते हैं, उसमें पहनने के वस्त्र हो सकते हैं, घरेलू बर्तन हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकते हैं, इन्हें भी आप व्यक्तिगत प्रयोग की संपत्ति होने के कारण पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। इसी प्रकार भारत में स्थित कोई कृषि भूमि है, उसे भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसी कड़ी में गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स और स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड्स, ये जितने भी उदाहरण हैं, इनको ध्यान रखना है कि ये पूंजी संपत्ति नहीं है। अर्थात इनके क्रय विक्रय से अगर कोई लाभ होगा तो वो पूंजी संपत्ति न होने के कारण पूंजी लाभ की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बात आती है पूंजी संपत्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो आप सबसे पहले ध्यान कर लीजिए कि पूंजी संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहला है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति अर्थात शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और दूसरा है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति अर्थात लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब हम कैसे पहचानें कि कोई भी पूंजी संपत्ति अल्पकालीन है कि दीर्घकालीन है? तो इसको पहचानने का तरीका रहेगा कि कोई भी पूंजी संपत्ति हस्तांतरण के पूर्व, हस्तांतरण जिसका अर्थ मैंने पहले ही बताया क्रय विक्रय, मतलब अर्थात जब आपने खरीदा वो तिथि और जब आपने बेचा उस तिथि, उन तिथियों के बीच अवधि अगर 36 महीने से कम है तो ऐसी पूंजी संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाएगी और उससे होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा अर्थात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा, क्रय और विक्रय अर्थात जब आपने खरीदा था और जब आपने बेचा, अगर उसके बीच वो संपत्ति आपके पास 36 महीने से कम अवधि के लिए अगर रही तो वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति में आएगा। इसके कुछ अपवाद भी होंगे। अपवाद ये होगा
कि यदि कोई संपत्ति भारतीय यूनिट ट्रस्ट के प्रतिभूतियां हैं या लिस्टेड प्रतिभूतियां हैं, ऐसी स्थिति में अवधि अगर 12 महीने से कम है तो उसे अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानेंगे। मैंने बोला मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध, और यदि सूचीबद्ध नहीं है तो 24 महीने से कम होने पर अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी और उससे होने वाला लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ये 3 प्रकार हैं अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से होने वाले लाभ के, जो आपको ध्यान रखने हैं। सामान्य तौर से 36 महीने से कम, अगर वो भारतीय यूनिट ट्रस्ट के प्रतिभूतियां हैं या फिर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं तो 12 महीने से कम होने पर, और यदि सूचीबद्ध प्रतिभूतियां नहीं हैं तो 24 महीने से कम होने पर अल्पकालीन पूंजी संपत्ति माना जाएगा और उससे होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ अर्थात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ये इसी से अब समझने की जरूरत है अपन को। मैंने इसमें बोला था अल्पकालीन में 36 महीने से कम होने पर, तो इसको आप ध्यान कर लें, 36 महीने या 36 महीने से अधिक होने पर, अर्थात कोई पूंजी संपत्ति 36 महीने या उससे अधिक अवधि तक आपके पास रही है, तो आपके पास अर्थात करदाता के पास, तो ऐसी पूंजी संपत्ति से होने वाला लाभ, हस्तांतरण पर होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे इसके अपवाद थे यहां पर भी होंगे। यदि कोई सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट्स हैं तो वो 12 महीने या उससे अधिक होने पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। और यदि गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं तो यहां पर 24 माह से कम था, यहां पर 24 महीने या 24 महीने से अधिक होने पर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति उसे माना जाएगा और उससे होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि हम ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी, पूंजी संपत्ति की श्रेणी में आएगा कि अल्पकालीन पूंजी संपत्ति की श्रेणी में आएगा। अब उससे हम टैक्सेबल कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, अब इस पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको नेट सेल्स कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी, शुद्ध विक्रय प्रतिफल। और ये कैसे मिलेगा? विक्रय प्रतिफल अर्थात जितने में विक्रय हुई है संपत्ति उसमें से विक्रय व्यय, सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने से नेट सेल्स कंसिडरेशन आपके पास होगा। इसके बाद ये 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, कास्ट ऑफ एक्विजिशन और कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कास्ट ऑफ एक्विजिशन अर्थात क्रय या प्राप्त करने की लागत, जितने में संपत्ति को खरीदा गया था या प्राप्त किया गया था। और दूसरा शब्द है कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यदि उसको आपने बनवाने में, मरम्मत करने में खर्च किए हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि अगर अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है, पहचान मैंने पहले ही बताई, 36 महीने, 24 महीने या 12 महीने से कम होने पर, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होने पर आप नेट सेल्स कंसिडरेशन में से जितने में आपने खरीदा या प्राप्त किया हो और जितना आपने सुधार करवाया है उन रकमों को यहां पर लिख के घटा देंगे तो आप ग्रॉस कैपिटल गेन में आ जाएंगे। इसमें इन शब्दों का इस्तेमाल अल्पकालीन पूंजी संपत्ति की स्थिति में नहीं करना है। बात अगर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की हो तो फॉर्मेट इसी तरह चलेगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा
कि आपको क्रय प्राप्त करने की लागत और कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इन दोनों को इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स करने का मतलब यह है कि जिस संपत्ति को आपने क्रय या प्राप्त किया था, तो जितने में क्रय या प्राप्त किया था उसकी आज की डेट की वास्तविक कीमत कितनी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, वो आपको निकालना पड़ेगा। वो इंडेक्स करना कहलाया। इसी प्रकार आपने उसके मरम्मत या बनवाने में जो खर्च किए थे उसकी भी आज की डेट की कीमत निकाली जाएगी। इस प्रकार से इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। और ये कब करना है इंडेक्स? दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की स्थिति में। हम यहां पर आ जाएंगे ग्रॉस कैपिटल गेन में। ग्रॉस कैपिटल गेन में ये एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्स, अर्थात कुछ कटौतियां घटाई जाएंगी। कटौतियां कौन सी होंगी? अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, अर्थात धारा 54 के अंतर्गत जो कटौतियां होंगी। कुछ कटौतियों की मैं अगर बात करूं, धारा 54 की अगर मैं बात करूं, तो धारा 54 इस कैपिटल गेन से, जो शुद्ध कैपिटल गेन निकला हुआ है, उससे आपने कोई मकान खरीदा है, नया मकान, तो धारा 54 की छूट होगी। अगर आपने कोई कृषि भूमि में इन्वेस्टमेंट किया है तो 54B की छूट प्राप्त होगी। औद्योगिक भूमि में इन्वेस्टमेंट किया है तो 54D की छूट प्राप्त होगी। इसी प्रकार से ये कटौतियां होंगी। और अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कोई रकम जमा की है, उसकी भी कटौती यहां पर प्राप्त होगी। और इस प्रकार अंत में जो रकम प्राप्त होगी वो टैक्सेबल कैपिटल गेन कहलाएगा। तो प्रमुख बात पूंजी लाभ की क्या हुई? पूंजी लाभ दो प्रकार का होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और टैक्सेबल कैपिटल गेन की गणना इस प्रारूप के माध्यम से की जाएगी। अब बात आती है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किसी भी व्यक्ति की आय के 5 स्रोत होते हैं, ये पहले ही चर्चा हो चुकी है, जिसमें से 4 स्रोतों को हमने एक एक करके पढ़ा। अब आय के 5वें स्रोत और अंतिम स्रोत अन्य साधनों से आय पर बात होगी। 4 स्रोत कौन कौन से हुए? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। अब बात आती है अदर सोर्स, अन्य साधनों से आय। तो सबसे सरल तरीका तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आप ये ध्यान कर लीजिए कि कोई भी आय जो इन चारों स्रोतों में नहीं आएगी, वो बची हुई आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में आएगी। सबसे पहले बात आती है लाभांश की। लाभांश डिविडेंड। किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर खरीद रखे हैं, उससे जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो लाभांश कहलाएगा। इसी प्रकार लॉटरी एवं वर्ग पहेली, वर्ग पहेली क्रॉसवर्ड पजल्स, तो लॉटरी की टिकट आपने खरीद रखी थी, उससे कोई लाभ की प्राप्ति हुई, या वर्ग पहेली वगैरह में आपने इनाम जीता। इसी प्रकार आपने घुड़दौड़, ताश या जुए का खेल, शर्त आदि से कोई पैसा अगर जीता हुआ है। एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी आय वैधानिक तरीके से प्राप्त हुई है आपको या गैर वैधानिक तरीके से, आय कर की गणना करते समय यह बिंदु महत्वपूर्ण नहीं होगा। आपकी सभी प्रकार की आय पर कर लगाया जाएगा। आय वैधानिक है या अवैधानिक, ये दूसरे नियमों के तहत शासित होगा। प्रतिभूतियों पर ब्याज, मशीन प्लांट या फर्नीचर को किराए पर उठाने से आय, मतलब कोई मशीन प्लांट वगैरह था, उसको आपने किराए से किसी को दे रखा था, उससे कोई आय हो रही है, लेकिन वो व्यापार की आय नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कोई रॉयल्टी से आय हुई है आपको, डायरेक्टर फीस, संचालक शुल्क है, बैंक और किसी अन्य संस्था से ब्याज की आय, चाहे वो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट हो, फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज हो, या किसी भी अन्य प्रकार की ब्याज हो, वो भी अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में
कर योग्य होगी। यहां तक कि गुप्त साधनों से आय, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि वो वैधानिक तरीके से है कि अवैधानिक तरीके से, ये अलग विषय है, लेकिन यहां पर सभी प्रकार की आय आएंगी। आप सड़क पर कहीं चले जा रहे हैं, अचानक से आपको 5,000 रुपये सड़क पर पड़े मिल गए। अब वो ये विषय अलग है कि आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर वो आय आपके पास अंतिम समय तक रही तो गुप्त साधनों से आय के रूप में अन्य साधनों से आय में कर योग्य होगी। मकान संपत्ति को शिकमी किराएदार को किराए पर देने से आय। शिकमी किराएदार क्या होगा? हमने मकान संपत्ति में महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? करदाता मकान का मालिक होना चाहिए। मान लीजिए किसी मकान का मालिक मैं हूं और उससे अगर मकान से कोई मेरे को आय प्राप्त हो रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन कोई मकान मान लीजिए मैंने किराए पर किसी से लिया और फिर उसको हमने किराए पर किसी को उठा दिया, तो अगर उससे कोई आय प्राप्त होगी तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार से किसी भी आय का स्रोत अगर इनमें से किसी में नहीं है तो ऐसी आयों को भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य करेंगे, और इनके संबंध में यदि कोई खर्च किए गए हैं तो उन खर्चों की कटौती प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की गणना की जाएगी। आय के पांचों स्रोतों का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना, अर्थात सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हानियों की पूर्ति कर लेते हैं और उन्हें आगे ले जाना करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हानियों की पूर्ति क्या है। तो मान लीजिए कि किसी स्रोत से, जो आय के 5 स्रोत हैं उसमें से किसी स्रोत से आपकी हानि हो रही है करंट ईयर में। तो अगर हम करंट ईयर के लॉसेस की बात करें तो हम पांचों स्रोतों की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मकान संपत्ति से कोई आय आप हानि हुई है तो वो इनकम ऑफ एनी हेड, मतलब किसी भी स्रोत से पूरी कर ली जाएगी। बिजनेस की अगर बात करें तो दो तरह के बिजनेस मैंने बताए थे, सट्टा व्यापार और गैर सट्टा व्यापार। तो सबसे पहले अगर बात करें गैर सट्टा व्यापार की, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, तो गैर सट्टा व्यापार की अगर कोई हानि है तो वो सैलरी के अतिरिक्त, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के अलावा किसी भी हेड से पूरी हो सकती है। जबकि अगर सट्टा व्यापार की बात हम करें तो ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम फ्रॉम सेम हेड। सट्टा व्यापार क्या हो सकता है? सोने चांदी का व्यापार सट्टा व्यापार होगा। तो सोने चांदी के व्यापार से, सट्टा व्यापार से अगर हानि हुई है तो वो सेम हेड से ही पूरी होगी। जबकि गैर सट्टा व्यापार होगा तो वो आय के किसी भी स्रोत से पूरी हो जाएगी, सैलरी को छोड़कर। चौथे स्रोत की अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन में भी अपन ने दो तरह के पढ़े थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों से अगर हानि होती है तो आप उसको अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों में से किसी भी हेड से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब मजे की बात आपको ध्यान रखना है कि अगर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से हानि होगी तो वो केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही पूरी होगी। अगर अन्य एक्टिविटीज की बात करें, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, घुड़दौड़ की हानि वगैरह हुई है अगर, तो वो सेम एक्टिविटी से ही पूरी होगी। अर्थात घुड़दौड़ के घोड़ों से अगर कोई हानि हुई है तो घुड़दौड़ के दौड़ से ही जो लाभ होंगे उससे पूरे किए जाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई कैजुअल लॉसेस हैं, आकस्मिक हानियां हैं, तो वो भी किसी भी शीर्षक की आय से नहीं, सेम हेड से ही
पूरी होंगी। तो ये बात हुई करंट ईयर के लॉसेस की। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के लॉसेस की। पिछले साल की अगर हानियां हैं और उनको अगर इस साल लाया गया है तो ऐसी स्थिति में एक लाइन का नियम होगा जो आपको ध्यान रखना है, लॉसेस विल बी सेट ऑफ बाय इनकम ऑफ सेम हेड। अर्थात अगर पिछले वर्ष की हानियों को इस वर्ष आप लाए हैं तो जिस हेड की हानि है उसी हेड से पूरी होगी। अर्थात हाउस प्रॉपर्टी की हानि है तो हाउस प्रॉपर्टी से पूरी होगी, बिजनेस की हानि है तो बिजनेस से पूरी होगी, कैपिटल गेन की हानि है तो कैपिटल गेन से पूरी होगी। इसके बाद अब हम अपने, जैसा कि शुरू में हमने विषय का नाम लिया था आय कर, तो अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी वो आय के विषय में पढ़ी। अब साल भर में जितना हमने आय कमाया उस पर अब कर की बात आएगी। तो सबसे पहले हमारी कुल आय कितनी है हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी कुल आय होगी उसी पर कर की गणना होगी। तो ये आय की फाइनल स्टेज है, आप इस तरह से मान सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया था, किसी व्यक्ति की आय के 5 स्रोत होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन पांचों हेड से जितनी उनकी कर योग्य आय होगी, सभी प्रकार की कटौतियों वगैरह को घटाकर उन आयों को हम लिखेंगे और उनको जब हम पांचों को जोड़ देंगे तो जो हमको आय प्राप्त होगी वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। सकल कुल आय, शुरुआत में ही हमने ग्रॉस टोटल इनकम अर्थात सकल कुल आय की परिभाषा सीखा था और उसमें मैंने यही बताया था कि किसी भी व्यक्ति को इन पांचों हेड से जो कुल आय प्राप्त होती है उसका योग सकल कुल आय कहलाता है। अब आगे बात करें, इस ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की कटौतियों को घटाने पर जो हमें आय प्राप्त होगी वो हमारी कुल आय होगी। तो सबसे पहले बात आती है कि ये 80C से 80U क्या है, तब तो हम इसे समझ पाएंगे। तो देखिए, इसी कटौती की हम स्पेशली बात करेंगे कि 80C से 80U तक की कटौतियां क्या हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान कर लीजिए कि ये जो कटौती 80 लिखा हुआ है इसका तात्पर्य ये है कि सकल कुल आय में से जो कटौतियां घटाई जाती हैं कुल आय ज्ञात करने के लिए, उनका विस्तार पूर्वक डिटेल डिडक्शन कटौती अंडर सेक्शन 80 में दिया हुआ है और उसकी विभिन्न धाराएं हैं, 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, विभिन्न धाराएं हैं जिसमें अलग अलग तरह की कटौतियां प्राप्त होती हैं। कटौतियों को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। भुगतानों के संबंध में दी जाने वाली कटौतियां 80C से 80GGC तक और आयों के संबंध में दी जाने वाली कटौतियां 80IA से 80U तक। अब अगर हम कुछ कटौतियों की बात करें तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 80C की। 80C में हमें किस चीज की कटौती प्राप्त होती है, तो जो भी बीमा प्रीमियम होते हैं या हमने PPF में जमा किया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, अंशदान के संबंध में हमें 80C की छूट प्राप्त होती है और यह कटौती अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। अर्थात जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें हमें 80C की 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त हो सकती है। कुछ मैं मुख्य कटौतियों की बात करूंगा। इसी प्रकार 80D की अगर बात करें तो 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम के विषय में दी जाती है, अर्थात हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है उसके विषय में दी जाती है। और चिकित्सा बीमा प्रीमियम के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है कि ये चेक या ऑनलाइन सिस्टम से ही पेमेंट होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार जैसे ये 80GGC दिख रहा है, ये राजनीतिक दलों को जब हम चंदा देते हैं उसके संबंध में प्राप्त होती है। 80E की अगर हम बात करें तो 80E शिक्षा ऋण के लिए प्रदान की जाती है। विभिन्न धाराएं हैं जो 80C से 80GGC में
दी हुई हैं, नियमानुसार इनकी कटौतियां होती हैं। इसी प्रकार अगर आय के विषय में हम बात करें 80IA से 80U तक, तो जैसे हम 80P की बात करें, सहकारी समिति को जो लाभांश प्राप्त होता है उसके संबंध में 80P की छूट होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण छूट होती है 80TTA और 80TTB। इन दोनों को विशेष रूप से आपको समझने की आवश्यकता है। 80TTA क्या है? तो 80TTA का तात्पर्य है कि बचत खाते में जो हमारी ब्याज होती है साल भर की बैंक के बचत खातों में, उस पे 10,000 रुपए तक की हमें 80TTA में छूट प्राप्त हो सकती है। और यह छूट 80TTA की किसे प्राप्त होती है? 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को। तो अब बात उठती है कि 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को, तो उनको 80TTB की छूट प्राप्त होती है और उनकी छूट 50,000 रुपए तक की होती है। और ध्यान रखना है, एक फर्क और है। पहला फर्क तो 10,000 और 50,000 का हुआ। दूसरा फर्क यह है कि जो 80TTA है सिर्फ सेविंग अकाउंट में वर्क करेगी, और जबकि 80TTB जो है इस सेविंग अकाउंट के साथ साथ फिक्स्ड डिपॉजिट FD की इंटरेस्ट में भी काम करेगी। इतना महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। एक शब्द ये दिख रहा है 80U। अगर कोई विकलांग है या मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, अंधा है, ऐसी स्थिति में उसे एक मुश्त 80U की छूट प्राप्त होती है। इस प्रकार ये जितनी भी कटौतियां मैंने बताई, जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से इन सब कटौतियों का यहां पर उल्लेख कर लेंगे, 80C इतना, 80D इतना, 80GGC इतना, 80U इतना, उन सब कटौतियों का टोटल यहां पर लिखेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम में से उन कटौतियों को माइनस करने से जो बचेगा वो आपकी टोटल इनकम कहलाएगी। और उसके बाद एक शब्द आपको और दिखाई दे रहा होगा, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब क्या है? पूर्णांकित करना। पूर्णांकित करने का तरीका यह रहेगा कि अगर कुल आय का अंतिम अंक 5 से कम है, अर्थात 0, 1, 2, 3 या 4 रुपए है, तो आप पिछले जीरो में चले जाएंगे। और अगर 5, 6, 7, 8 या 9 है तो आप अगले जीरो में चले जाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा इसे हम समझेंगे। मान लीजिए आपकी कुल आय, मान लीजिए 17,10,634 रुपए है। अब इस टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है, तो आपको क्या करना है? अंतिम अंक को देखना है। अंतिम अंक 4, इसका मतलब पिछले जीरो में, तो ये आय आपकी राउंड ऑफ होके बनेगी 17,10,630। इसी प्रकार अगर आपका अंतिम अंक मान लीजिए यही 634 की जगह 639 होता, तो अब ये इस सीरीज में आ रहा है, तो अगले जीरो में मतलब हम 17,10,640। इस प्रकार से हम राउंड ऑफ करने की प्रोसेस करेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद जो रकम हमको प्राप्त होती है उसी आय पर अंतिम रूप से कर की गणना करना प्रारंभ किया जाता है। तो अभी तक हमने जितनी बात की वो आय की बात की। अब बात आती है कर दायित्व की गणना की, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अर्थात किसी व्यक्ति की आय तो हमको ज्ञात हो गई, अब उस पर हम कर की गणना कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि वर्तमान में चलन में 2 तरह की कर प्रणालियां हैं। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम। तो हम सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम को समझते हैं, पुरानी कर प्रणाली। पुरानी कर प्रणाली में जो विभाजन किए गए हैं वो 3 प्रकार से किए गए हैं। पहला विभाजन ये कहलाया, ये देखिए
कोई अकेला एक व्यक्ति है, या हिंदू अविभाजित परिवार है, या व्यक्तियों का समूह है, या व्यक्तियों का संघ है। अर्थात ये पहला नियम तब अप्लाई होगा अगर कोई व्यक्ति 60 साल से कम का है। ध्यान रखिएगा, बात हो रही है ओल्ड टैक्स रिजीम की, पुरानी कर व्यवस्था की। पुरानी कर व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति 60 साल से कम आयु का है, ऐसी स्थिति में वो इस नियम को फॉलो करेगा। अर्थात उसके प्रथम 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पर 5%, इसके बाद जो अगला 5 लाख है उस पर 20%, और शेष रकम जो होगी उस पर 30% कर लगाया जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 10,50,000 रुपए है, तो प्रथम 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5%, तो ये हुआ 12,500। तो यहां तक में कितना हो गया? 5 लाख। अब अगले 5 लाख पर 20%, तो ये हुआ 1 लाख रुपए। इस प्रकार से उस व्यक्ति की 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की गणना हमने कर ली। कुल आय कितनी थी? 10,50,000। तो अब शेष आय हमारी कितनी बची हुई है? सिर्फ 50,000 रुपए। इस 50,000 पर 30%, 15,000। इन सभी का हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा 1,27,500। और फिर इसके आगे का कैलकुलेशन होगा जिस पर अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये कौन सा विभाजन हुआ? यदि कोई व्यक्ति 60 साल से कम आयु का है। अब हम बात करेंगे ये दूसरी कैटेगरी की, सीनियर सिटीजन, मतलब कोई व्यक्ति 60 साल या अधिक का है किंतु 80 वर्ष से कम आयु का है। इसका मतलब जो दूसरी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन की, वरिष्ठ नागरिक की, 60 साल या उससे अधिक आयु का होना चाहिए किंतु 80 साल से कम आयु का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रथम 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2 लाख पर 5%, फिर अगले 5 लाख पर 20% और शेष रकम पर 30%। तो अंतर क्या ध्यान रखना है आपको? जो 60 साल से कम आयु का था उसके लिए ये दोनों कैटेगरी 2.5 लाख की थी, जबकि यहां पर पहली कैटेगरी 3 लाख की और दूसरी कैटेगरी 2 लाख की है। और अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन। तो इसका नियम क्या होगा? 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर 80 साल या उससे अधिक आयु का है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा, अर्थात अति वरिष्ठ नागरिक। और ऐसी सिचुएशन में प्रथम 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगले 5 लाख पर 20% और शेष रकम पर 30%। इस प्रकार से पुरानी कर प्रणाली जो है उसके 3 विभाजन हुए। 60 साल से कम आयु के लिए, 60 साल या उससे अधिक किंतु 80 साल से कम के लिए सीनियर सिटीजन कहलाए, और एक तीसरी कैटेगरी हुई 80 साल या उससे अधिक की कैटेगरी के लिए अति वरिष्ठ नागरिक। ये पुरानी कर व्यवस्था कहलाई। अब हम बात करते हैं नई कर प्रणाली की, न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। इसमें क्या है? इसमें प्रथम 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, अगले 3 लाख पर 5%, अगले 3 लाख पर 10%, अगले 3 लाख पर 15%, अगले 3 लाख पर 20% और शेष रकम पर 30%। इसमें यह व्यवस्था असेसमेंट ईयर 2024-25 की है, जिसमें हर वर्ष कुछ ना कुछ संशोधन होते चल रहे हैं। और जो अब कर निर्धारण 2025-26 के लिए है उसमें
नेक्स्ट 4 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए, इस तरह करके काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं ताकि करदाताओं को अधिक से अधिक कर कम देने के रूप में फ़ायदा पहुंचाया जा सके। एक बात और ध्यान रखने की होगी कि जो नई कर प्रणाली है इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर दिया गया है, अर्थात कोई अगर कर प्रणाली को नहीं चुनता है तो ऑटोमेटिक वो नई कर प्रणाली से ही कर चुकाएगा। अब बात आती है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी की। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अर्थात सकल कर दायित्व, सकल कर दायित्व। इसका तात्पर्य हुआ कि किसी व्यक्ति को साल भर में कुल कितना कर चुकाना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेटेड अमाउंट, मतलब आपने जितना कर की गणना की। इसके बाद यदि 5 लाख रुपए या नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए से कम है तो 12,500 रुपए की छूट अंडर सेक्शन 87A से प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद सरचार्ज के रूप में 10% से 37% तक का, ये जैसा कि लिखी हुई हैं दरें, इसके अनुसार कर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया जाएगा। इसके बाद जोड़ करके जो अमाउंट आएगा उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़कर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बनाई जाएगी। इसका मतलब हुआ साल भर में आपको कुल इतना कर चुकाना है। ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी हुई। अब हम बात करते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी की, शुद्ध कर दायित्व। तो देखिए, जहां से टॉपिक खत्म हुआ था ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, इतना कर आपको साल भर में चुकाना है। इसमें से ये 2 चीजें आपको घटानी है। टीडीएस, जो आय आपने कमाया था और उसी समय उसका जो टैक्स कट गया था उसकी छूट आप ले लेंगे, और टैक्स पेड इन एडवांस, आपने पूर्व में ही अगर कोई कर चुका दिया था, जैसा कि वेतनभोगी करदाता मुख्य रूप से एडवांस में टैक्स चुकाते हैं, इसकी हम छूट प्राप्त करेंगे और इसके पश्चात हम नेट टैक्स लायबिलिटी पे आएंगे। मतलब शुद्ध रूप से हमको आज की डेट में इतना कर चुकाना बाकी है। ये कहलाया नेट टैक्स लायबिलिटी। अब हम आते हैं मूल्यांकन पर। अभी हम परखना चाहेंगे कि आप लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से कितना सीखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आयकर किस प्रकार का कर है? इनकम टैक्स का टाइप्स बताना है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ध्यान कीजिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर में कर का दबाव और कर का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। चूंकि इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है, इसलिए आयकर किस प्रकार का कर हुआ? प्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो ध्यान कीजिए आप, मैंने बताया था कैपिटल गेन वाले चैप्टर पे कि पूंजीगत लाभ प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा मूल्यांकन हुआ। अब ये कुछ लिंक फॉर फर्दर रीडिंग्स दी हुई हैं, जिन लिंक की हेल्प से आप और भी इनकम टैक्स के विषय में जो जानना चाहते हैं, इन लिंक में जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयास था। अगर बुक्स के रूप में आप अध्ययन करना चाहें तो ये कुछ रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के हैं, तो इन बुक्स का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयास था कि मैं आयकर जो इतना एक जटिल विषय है उसको सरल तरीके से आपके समक्ष रख सकूं। आशा और उम्मीद है
कि उस पर मैं सफल हो सका हूँगा और निश्चित तौर से आप इसका अध्ययन करके लाभान्वित हो सके होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग अपना अच्छे तरीके से ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।